मंगलाचरण करें शुरू। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होय प्रसार। इस 18 दिवसीय शिविर की शिक्षण पद्धति की आज की यह अंतिम कक्षा है और कल आज दिन तक जो आपने पढ़ा है उसकी क्या है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। आपने कभी सुना हो माननीय प्रधानमंत्री महोदय परीक्षा को उत्सव कहते हैं, है ना? हमारे सब साथी आ जाते हैं ना, फिर बात करता हूं मैं। विगत दिनों से आप काफ़ी अभ्यास कर रहे हैं इस संबंध में। मैं तो ये चाहता हूं कि सारे सोपान आपको तैयार हो जाएं, शुरू से लेकर अंतिम तक। पहले दिन की 3 अन्विति, दूसरे दिन की 1 अन्विति, यही सिस्टम है ना। इस सिस्टम में जो भी अन्वितियां हैं और उनके जो सोपान लगते हैं, वे सोपान आपको क्लियर होंगे तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकेंगे। सभी हमारे छात्र यहाँ पहुँचते हैं तो उन अन्विति वाइज सोपानों का क्या क्रम रहेगा, सोपान कैसे चलेंगे, आप में से कौन बताएगा? सोपान ही बताने, सोपानों के नाम बताने अन्विति के अनुसार। यस, क्यों अभी भी यहाँ पर हाथ क्यों खड़े? या मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया? प्रश्न समझ में नहीं आया? आ गया ना? बताएं आप। माइक है पीछे? यहाँ था ना, ये दोनों तुम्हारे पास तो रखा है। प्रथम दिन की प्रथम अन्विति इस प्रकार रहेगी। बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन जिसमें आधार परिचय भी आ जाएगा, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, सारांश। यहाँ तक रहेगी प्रथम दिन की प्रथम अन्विति। फिर 3 बनानी है तो मध्यम, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, सारांश। और अंतिम अन्विति रहेगी आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, सारांश, समापन, गृह कार्य। इस प्रकार बनेगी अंतिम अन्विति। फिर दूसरा दिन, द्वितीय दिन की पहली अन्विति में पूरे 10 सोपान लगेंगे। बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, सारांश, समापन, गृह कार्य। क्या पूर्व पाठ मूल्यांकन में किस तरीके के प्रश्न होंगे? पूर्व पाठ मूल्यांकन में किस तरह से प्रश्न होंगे? बताएं। पारिभाषिक और वस्तुनिष्ठ के चौथे सोपान से पूर्व पाठ मूल्यांकन के सोपान हो, मतलब फिर भावभाषण और जीवन उपयोगी। हाँ, ये बताओ ना। प्रश्नोत्तर, भावभाषण परक प्रश्नोत्तर और जीवनोपयोगी प्रश्न, ये कहाँ हुआ? पूर्व पाठ मूल्यांकन में। इसके बाद कहाँ आएगा भावभाषण जीवनोपयोगी? स्पष्टीकरण में आएगा। स्पष्टीकरण या विचार विश्लेषण, है ना? विचार विश्लेषण या स्पष्टीकरण में वहाँ पर आप बताएंगे। फिर कहाँ आएंगे? यही
कहाँ आएंगे हिमांशु जी? हाँ, इसीलिए तो उनको पूछा मैंने। बताओ संयम जी, आप बताओ। वस्तुनिष्ठ के 4 सोपान करने के बाद फिर हम भावासन में आएंगे, फिर जीवन उपयोगी में आएंगे। ये क्या होगा? प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर। ठीक है, ये सभी सोपान आपको क्लियर रहेंगे। सोपान यदि आपके चित्त में क्लियर हैं तो आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। वहाँ पर आपको एक्सटर्नल हो कि इंटरनल एग्जामिनर हो, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लूज़ है तो इंटरनल, तो आपको पता है कि ये तो हमारे साथ 12-15 दिन से साथ में है, तो आप उनके साथ घुल मिल चुके हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल आ रहा है उसके भी कोई सींग लगे हुए नहीं है ना? वो भी मनुष्य ही है और वो भी आपके आसपास कहीं ना कहीं देखा हुआ है। तो किसी को भी किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक भी पूरी संख्या सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं क्या? पाठ योजना चलिए, जो भी उपस्थित हैं अपन तो उन्हीं से अपन बात करते हैं। आपकी प्रैक्टिस हो उसके लिए अपन कुछ न कुछ आरंभ करते हैं। आप सभी में से ही जो भी यहाँ पर आएँ और जैसा जैसा निर्देश प्रदान किया जाए उसके अनुसार आपको अपनी अन्विति, आपको लेसन पढ़ाने हैं। फर्स्ट फीमेल से 5 दिख रहे हैं आप पंचतीर्थ, तो पंचतीर्थ में से जो भी स्वेच्छा से आए, आप आ रहे हैं? आए क्या? गुजराती में बोलेंगे? हाँ हाँ, समझ लेंगे ये हमारे सब स्टूडेंट। सभी भाषाओं में निष्णात हैं। आप तो कन्नड़ में पढ़ाएं ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको ख्याल होगा आपके 5 लेसन कौन कौन से? कौन कौन से बताओ, माइक से बोलो, बोलो। कर्म, कर्म, आत्मा परमात्मा, साथ साथ संबंधी भूल, मैं कौन हूँ और अहिंसा के विवेचन। ये 5 जो लेसन हैं, उस लेसन में से आपके लिए सूचना भी है कि ये 5 लेसन में से आपको आपका परीक्षक जो भी कहता है वो अन्विति आपको पढ़ाना है। क्लियर? अब सुन लो, यदि उस एक्सटर्नल ने आपको कहा कर्म वाले पार्ट से पढ़ाना है और आप नहीं, हमारा तो आत्मा परमात्मा तैयार है, यदि आप आत्मा परमात्मा से पढ़ाते हो तो -3, ठीक है? और इन 5 लेसन के अलावा कोई छठा लेसन आप पढ़ाते हो तो -5। ठीक? चलो आओ दीदी। 5 लेसन में से कोई भी ले लो, पहले दिन की पहली। जय जिनेन्द्र बच्चों। जय जिनेन्द्र। કાલે આપણે જે પાઠ ભણ્યા હતા એ તમે બધા જ રિવાઇઝ કરી લો. હું તમને બધાને હમણાં પૂછીશ, બરાબર? અવાજ કોઈએ નથી કરેલ, બધા મુખમાં
बोल दो, बोल दीजिए, मुंह से बोल दीजिए. આત્મા પરમાત્મા વાળો પાઠ છે. આપણે આજે આત્મા પરમાત્મા આત્માથી આત્માના કેટલા ભેદ છે એ આપણે શીખીશું. બરાબર? ચાલો બધા બુક્સ બંધ કરી દો. જોઈ કરી દીધી ને? સરસ. હવે હું તમને કેટલાક પ્રશ્ન પૂછીશ, એના તમારે આન્સર આપવાના. બરાબર? ચાલો. દેવ કોને કહે છે? સર્વજ્ઞ કોને કહે છે? સરસ. હવે જે આપણા બહાર દેખાય છે એ બધા દેવ, જેમ કે રાગી દેશીવાળા હોય, શું એ આપણા દેવ છે? એક નહીં. મિનિટ, તમે નહીં બોલો. આવો. નહીં છે. કિંચન નથી. નથી. કેમ નથી બેટા? देव नहीं छे. હા, देव नहीं होते क्योंकि वो राग द्वेष से शहीद होते हैं. બરોબર. ખ્યાલ આવી ગયો ને બધાને? સરસ. હવે આપણે જેમ બાલબોધ ભાગ 1માં દેવસ્તુતિ ભણ્યા હતા ને, એની અંદર દેવસ્તુતિની અંદર દેવદર્શન, બાલબોધ ભાગમાં દેવસ્તુતિ, દેવદર્શન બધા જે વગેરે જે પાઠ આવે ને એમાં દેવદર્શનની વિધિ હતી. તો દેવદર્શનની વિધિમાં કેવું હોય કે દેવદર્શન છે, બરાબર? તો એનાથી આપણે આજે આપણે આત્માથી પરમાત્મા કેવી રીતે બનાય એની વિધિ માટે આ પાઠ આપણે ભણવાનો છે. રાઈટ? સરસ. તો ચાલો પેજ નંબર નીકાળો તમે 7. એટલે મારા ગુજરાતીમાં થોડું ચેન્જ છે. હા, પેજ નંબર મારામાં 8 છે, તમારામાં 7 છે. બરાબર ને? સરસ. હવે તમને ખબર છે કે આ પાઠના રચયિતા કોણ છે? તો આ આચાર્ય યોગિન્દુ દેવે આ પાઠની રચના કરી છે. અને આપણે ત્યાંથી જે એમના જે 2 ગ્રંથ છે મુખ્ય, યોગસાર અને પરમાત્મા પ્રકાશ, બરાબર? અને એમને સંસ્કૃત જે અભ્રંશ સંસ્કૃતમાં જે છે ને એને સંસ્કૃતમાં યોગિન્દુ દેવ કહેવાય છે. જેમ કે જોગિન્દુ છે પણ એને યોગિન્દુ દેવ કહેવાય છે. બરાબર ને? અને એ 6ઠ્ઠી શતાબ્દીથી 11મી શતાબ્દીના પ્રવર્તક છે. હવે આપણે છે ને આત્મા પરમાત્મા વિશેનું જે પાઠ છે, તમે પેજ નંબર ખોલ્યું, બરાબર ને? ચાલો, હવે હું જેવી રીતે વાંચું છું એવી રીતે તમારે પણ વાંચવાનું છે. અને તમારે બધાએ મુખ્ય બિંદુ નોંધ કરવાના છે. બરાબર? અને ધ્યાન બી રાખવાનું છે. હું તમને બધામાંથી કોઈને 2 જણને પૂછીશ કે તમારે હું કેવું વાંચું છું એ તમારે લોકોએ વાંચવાનું, અને એના મુખ્ય બિંદુ બી હું તમને પૂછીશ. आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन हो गया, आगे करो. તમને પેલું મોક્ષ માર્ગ, મોક્ષનો જેમ કે મોક્ષ માર્ગ છે, બરાબર? પરમાત્માનું સ્વરૂપ શું છે? અચ્છા, તમે લોકોમાંથી કોઈએ મુખ્ય બિંદુ નોંધ કર્યા છે? બોલ જોઈ, કેટલા મુખ્ય બિંદુ નોંધ કર્યા છે તે? 4. કયા કયા? हाँ, माइक लो ना, माइक. ये आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है. जिसने चेतन स्वरूप की आत्मा की बात पचन चित्त से नहीं सुनी, वे अल्पकाल में ही परमात्मा पद को प्राप्त करेगा. ज्ञान स्वाभाविक जीत तत्व को ही आत्मा कहते हैं. उसकी अवस्था अपेक्षा 3 प्रकार का है: बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा. બકા આને જે બિંદુ લખ્યા છે એ બધા વરિયત પ્રમાણે છે, મતલબ ક્રમમાં છે. કોઈને શંકા ખરી આમાં કે આનો ક્રમ શું છે? તને કઈ શંકા છે બેટા? બોલ જોઈ. કંઈ નથી, બધા બરોબર જ છે. एक मिस्टेक किया इन्होंने.
कौन सी मिस्टेक की? कि जिसने आत्मा की बात ध्यान से नहीं सुनी बोला है कि सुनने वाला मुमुक्षु होता है, नहीं सुनने वाला मुमुक्षु नहीं होता। ધ્યાન રાખો. ચલ આની ગલતી સુધારતો. ધ્રુવ તું સુધારતો. એમણે શું મિસ્ટેક કરી એ જરાક જોજે ને બેટા. जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी वह अल्पकाल में ही परमात्म पद को प्राप्त करेगा। બરાબર. હવે જો આમાં શું છે કે જે આત્મા પરમાત્મા બરાબર, તો એની અંદર છે કોણે આત્માની વાત કોણે સુની હોય? પ્રસન્ન ચિત્તથી પોતે સાંભળી હોય. તો પ્રસન્ન ચિત્તથી જે સાંભળે એને શું કહેવાય છે? મુમુક્ષુ બી કહેવાય છે. જો આમાં લખેલું છે મુમુક્ષુ, હે ને? પછી આત્મા કોને કહેવાય? હવે પ્રસન્ન ચિત્તથી વાત સાંભળી પછી આત્મા પરમાત્મા થાય તો આત્મા કોણ છે? જ્ઞાન સ્વભાવી જીવ તત્વને આત્મા કહે છે. તને ખબર છે આત્મા કોણ છે? બોલ જોઈએ. તને ખબર હોય તો બોલતો બેટા. આત્મા ભૂત છે. ભૂત? અરે રે, આત્મા ભૂત ના હોય. જેનામાં જ્ઞાન દર્શન જે વસ્તુ હોય ને એને આત્મા કહેવાય. ખબર પડી ને? હવે ચાલ તું બોલજો. એ મેં એને સમજાવી બરોબર છે? હે આત્મા પરમાત્મા વાળું બરોબર છે ને? અરે આત્મા સોરી પરમાત્મા નહીં. હા બોલો બેટા, કંઈ ક્વેશ્ચન છે? भूत कौन होता है फिर? ભૂત છે ને એક ઇમેજિંગ કરેલી વાત છે કે આપણે એવું માનીએ કે એ છે ને વ્યંતર જાતિના કોઈ દેવ હોય અને એ આપણને કોઈ પોચું હૃદયવાળું હોય ને, એકદમ ઢીલું ઢીલું હૃદયવાળું, તો એને એવું ડર લાગે. એક જાતનો ડર જ કહેવાય. અને આપણા જૈન શાસ્ત્રની અંદર વ્યંતર જાતિના દેવ છે એ હલકા પ્રકારના હોય. એટલે કંઈ પણ ઉપર નીચે કરે અને કોઈનો અસાતા વેદનીય કર્મનો ઉદય હોય તો એને હેરાન કરે, અને સાતાનો હોય તો કંઈ કરે નહીં, આમ તો આવીને જતા રહે. અમારે ત્યાં એક કહાની હતી. મારા જ ઘરે છે ને મારા નાની હતા તો એમને એવું આવ્યું હતું કે ભૂત આવે. તો હવે ખબર પડી કે આત્મા કોણ છે? તો આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી જીવ તત્વને આત્મા કહે છે. બરાબર ને? ચલો, આત્માના કોઈ કેટલા ભેદ છે? કોઈ કહેશે મને? વિદે. આત્માની ભેદ નથી થવાય છે, આત્માની અવસ્થાની અપેક્ષા ભેદ થવાય છે. અચ્છા એવું છે. તો અવસ્થા ખબર છે શું છે? અવસ્થાની પર્યાય છે. પર્યાય તો પર્યાય શબ્દ શું ખબર છે તમને લોકોને? હા બોલ જોઈ, તને ખબર હોય તો. हेलो, बालबोध 3 में भणेला છે. ભણેલા છે તો બોલ ને, પર્યાયની વ્યાખ્યા શું છે? બોલો, પર્યાય કોને ખબર છે? તમે બોલો તો પર્યાય કોને કહેવાય? મસ્તી ના કરો તમે લોકો, ધ્યાન રાખો. गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं. જો પર્યાય શબ્દ ઉઠાયો આને તો પરિણમન, તો આત્માની અવસ્થાનું પરિણમન હોય. જેમ કે નાનું બાળક હોય પછી એ મોટું થાય, મતલબ 14-15 વર્ષનું થાય તો એને કિશોર મતલબ યંગ કહેવાય. બરાબર? પછી એ 60 વર્ષનું થાય તો એને શું કહેવાય? નેક્સ્ટ. બુઢા. નેક્સ્ટ. ચાલો હવે હું તમને છે ને કેટલાક પ્રશ્નો લખાવું છું તો તમે લખી દો ને. જ્ઞાન સ્વભાવી જીવ તત્વને શું અરે જ્ઞાન અરે એક મિનિટ હા. આત્મા કોને કહે છે? प्रश्न बोल दो. प्रश्न बोल दीजिए. મુમુક્ષુ કોને કહે છે? અને પરમ પદમાં સ્થિત થવું હોય તો એને શું કરવું જોઈએ? જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા કોને કહે છે? તો જ્ઞાન સ્વભાવી જીવ તત્વને આત્મા કહે છે. બરાબર? આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી જીવ તત્વને આત્મા કહે છે કે નહીં? બોલતું કહે છે. જ્ઞાન સ્વભાવી જીવ તત્વને આત્મા કહે છે કે અનાત્મા? તું બોલ. સરસ, વેરી ગુડ. આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી જીવ તત્વને શું કહે છે? બોલ કિંચન. આત્મા કહે છે. જ્ઞાન સ્વભાવ આત્મા. હવે આત્મા કોને કહે છે? વેરી ગુડ. ખબર પડી ગઈ ને બધાને?
કે આત્મા કોને કહે છે? જો આપણે આપણું જ સ્વરૂપ સમજવું હોય તો પહેલાં આપણે સૌથી પહેલાં આપણે આપણાને જ ઓળખવાનો. તો આપણે કોણ છીએ? જ્ઞાન સ્વભાવી જીવ તત્વ છીએ. અને એ બહુ જ અગત્ય વસ્તુ છે અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બેટા તમે તો જો બહુ જ નાના છો, તમારે આગળ જતાં બી મોટા થશો, મોટા મોટા પ્રવચન સાંભળશો તો તમને બધાને બહુ જ કામ લાગશે. પછી મુમુક્ષુવાળી આપણે કારણ કે એ જાણે પછી આપણે મોક્ષ માર્ગમાં જવાનું ને. नेक्स्ट કાલે એવું લાગે છે કે આ તમે જેમ કે એક વસ્તુ છે કે આત્મા આપણે હું તમને છે ને આત્માનું એકવાર રિવાઇઝ કરાવી દઉં છું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આત્મા કોને કહે છે. તેના 3 ભેદ છે. આત્માના અવસ્થા રૂપે 3 ભેદ હોય છે, બરાબર? તો બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા. પછી મુમુક્ષુ કોને કહે? મુમુક્ષુઓ છે જો તમારે મેઇન જેણે ચૈતન્ય સ્વરૂપની વાત પ્રસન્ન ચિત્તથી સાંભળી હોય તેને મુમુક્ષુ કહે છે. પરમ પદમાં સ્થિત હોય તે આત્માની પ્રાપ્તિ કરી શકે. नेक्स्ट કાલે તમને હવે તમે આ બધું જાણી લીધું, બરાબર? હવે હું તમારે છે ને હોમવર્કમાં હું તમને આ લખવા માટે આપું છું અને ચાર્ટ બનાવવા આપીશ કે તમે સરસ મજાનો ચાર્ટ બનાવી લાવજો આત્મા પરમાત્મા માટે, બરાબર ને? અરે આત્માના 3 ભેદ, અવસ્થા રૂપના 3 ભેદવાળું બનાવજો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. અને ગૃહ કાર્યમાં જે ડેફિનેશન છે આપણી આત્મા આત્માની અને મુમુક્ષુવાળી જે છે એ એકદમ પાક્કી લર્ન કરીને આવજો, બરાબર? આ તમારું ગૃહ કાર્ય છે. કાલનો જે પાઠ છે તમારે તો કાલના પાઠમાં કાલે આપણે કયો પાઠ લઈશું? નાના પાઠ લઈએ ને તો છોકરાઓને મજા આવે જરા. તો 7 તત્વવાળો પાઠ સમજીશું, હે ને? મસ્ત મજાનો. તો એના માટે છે ને તમે લોકોએ બધા સરસ મજાનું થોડુંક વાંચીને આવજો. 7 તત્વનું નાના છે ને ગ્રહમાં આપણે ઘરે કામ કરતા હોઈએ ને તો નાના ઇન્સિડન્ટ થાય છે તો એના અંદર તમે એને ઘટાઈ અને થોડુંક લખીને ગ્રાફ કરીને એ રીતે બધું કરીને આવશો તો ચાલશે, બરાબર? બાય. જય જિનેન્દ્ર. बहुत अच्छा. एक पीरियड में ही सभी बच्चों को गुजराती सिखा दी. बच्चे गुजराती में आंसर देने लग गए. इससे अच्छा क्या हो सकता है? बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से और बच्चों को उत्साहपूर्वक बच्चों को जोड़े रखकर और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो तो एक्सीलेंट, बहुत अच्छा और सुंदर तरीका था. जब आपको अब ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सबको अलग अलग पूछूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे बहुत सारे बच्चों से पढ़वाना है. जब आपको पहले दिन की पहली अनविति थी तो आप सीधे गृह कार्य पर कैसे आ गए, है ना? इसके लिए आप सभी को कह रहा हूँ, ये जब कल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे तो इतना समय नहीं होगा कि आप पहली अनविति पढ़ाओगे, मध्यम अनविति पढ़ाओगे, अंतिम अनविति पढ़ाओगे और दूसरे दिन की पहली अनविति पढ़ाओगे. इतना समय तो नहीं होगा ना. वहाँ तो चावल देखना है, पूरे चावल थोड़ी पकाने हैं, पूरे चावल खाने भी नहीं है, चावल पका नहीं पका टेस्ट करना है. तो जैसे पहले दिन की पहली अनविति पढ़ा रहे हो तो आपको आपके एक्सटर्नल कहेंगे कि इसी अनविति को आप प्रथम दिन की अंतिम अनविति मान लीजिए. आपका सारांश कथन हो गया, अब आगे करिए. समझ में आ रहा है? क्या करेंगे आप? आदर्श वाचन कौन बोला? अब आप क्या करेंगे? समापन मूल्यांकन, ग्रह कार्य. ख्याल में आया? यदि आपको आपके एक्सटर्नल ने
पहले दिन की दूसरी अन्विति पढ़ाने को कहा। सुनिएगा भाई सभी, पहले दिन की दूसरी अन्विति आप पूरी कर ली और कहा कि पूरा पढ़ा लिया आपने और कहा कि आप पहले दिन की पहली अन्विति पढ़ा रहे हैं, अब क्या करेंगे? बोलें, एक जना कोई भी बोलें। बोलो विदय, बोलो, माइक लो और बोलो, जल्दी करो जल्दी। पहले दिन की पहली अन्विति में बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, उद्देश्य कथन और आधार परिचय, ये 4 ऐड होंगे जब हम द्वितीय अन्विति पढ़ा दें। ये चीज़ें आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में करवाई जाएंगी। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का ही मैं आपको ये रिहर्सल करवा रहा हूँ। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस तरीके से होगा वो सारी चीज़ें रिहर्सल यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है? चलो, क्या क्या क्रम था आपका? कोई रूम नंबर 17 का कोई क्रम था, ऐसा बता रहे हैं? आप एकमात्र कैंडिडेट हैं वहाँ की? हाँ बोलें, माइक दो भाई। जब वे पढ़ा रही थी तो एक पॉइंट छूट गया था जो पेज नंबर 7 पर था कि क्या कहते हैं, आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है। ये पॉइंट ले नहीं पाई थी वो स्टार्टिंग में, तो ये पॉइंट छूटा था वहाँ पे। मुख्य बिंदु में एक पॉइंट छूट गया था, तो ये बिंदु लेना चाहिए था। बहुत बढ़िया। हाँ 17, रूम नंबर 17 के कौन कौन कैंडिडेट हैं? 2 ही हैं। तो अब आप दोनों में से डिसाइड करो किसको आना है। आप तैयार हैं ना? आ जाओ। आप स्वैच्छिक पढ़ाएंगे या मैं बताऊं? आप तैयार करके आए हो, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। बोर्ड काम करना होगा ना। Jai Jinein to all of you. I hope you all have revised the Atma Paramatma chapter. No, Grahit Agrahit chapter, which we studied yesterday. Now you all revise the chapter, and if you have noted down the points of मैं कौन हूँ, then now you have time noted down the important points. Okay. Don't talk to each other. Please revise the chapter Grahit Agrahit. बोर्ड कार्य हो गया? Yes. Please close your books. Close your book. Now tell me, what is the meaning of Grahit and Agrahit? Samyak? Very good. What is the definition of Agrahit Mithya Darshan? Videhe. Okay, Achintya. माइसेल्फ वाकिंचन। अग्रहित मिथ्यात्व की डेफिनेशन है जो अनादिकाल से ग्रहण किया हुआ शरीर में रागादि है, रागादि और पर पदार्थों में अहम बुद्धि है, उसे ही अग्रहित मिथ्यात्व दर्शन कहते हैं। Okay, very good. Now tell me, if a person is by birth very good singer, then what you tell about that singer? This quality is Grahit or Agrahit? He is a very good singer by birth. Yes, Varshil ji. अगर वो जन्म से ही अच्छा सिंगर है तो फिर इसको अग्रहित में ले सकते, परंतु ये नया जन्म, मतलब जन्म तो उसने बहुत सारे लिए हुए हैं, तो फिर उसका एक जन्म में तो एक ग्रहित में भी आएगा क्योंकि नया ग्रहण किया उसने, तो फिर if he learned singing in this birth also, then it is Grahit, but by birth it is Agrahit something. Okay. Now, if a boy get injured and he is crying, okay, he is feeling very pain and so much pain and he is crying, then what is this? Why he is crying? What is the meaning of Agrahit Mithyat? What is the definition of Agrahit Mithyat? अनादिकाल से जीव जो अपना शरीर में अपना मन मान रहा है,
मतलब अनादिकाल से जो मिथ्यात्व चलता आ रहा है उसे अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। Yes. So why he is crying? Because he have oneness in body. Okay. Yes, very good. Now it means you all are very clear about Grahit Agrahit Mithyatva chapter. And now today we will study मैं कौन हूँ. Now open your books and page number 16. Page number 16. Now tell me students, if any a boy have lost the memory, then what will be your first question to him? He lost his memory. What will be the first question? We ask him, who are you? Yes. First. Our first question will be, who are you? And if his family member try to remember, try to recite the memory, recall the everything about him, what will they do? They will try to how will they prove ki who is you, who is he, and how they solve this problem? First they show some photos, pictures with him. Yes. And something relatable. Yes. So if a person lost his memory, then we try that he get his memory back. And but the personality, the photo, the name is the real name of him, that boy, or the reality of that boy is something else. Today we will learn about the reality of ourself, reality of yourself. Okay? So today's lesson is मैं कौन हूँ, and this lesson is based on the poem मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ. Which poem? I think you all know the writer of this poem. Tell me the writer of this poem. आदरणीय respectable Dr. Hukumchand Ji Bharela. Yes, very good. So the whole chapter is in the prose form of that poetry. Okay. Now I will read from here. मैं शब्द का प्रयोग यहाँ से until जिसे आत्मा कहते हैं. I will read, and if you have noted down, if you have not noted down the important points of this chapter, now you have chance note down the important points. Okay. I will ask you, any one of you, to read like me. Okay. Be careful. Look at your books. मैं शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन कई बार करते हैं. आदर्श वाचन अनुकरण वाचन हो गया. Next. Okay. Now I think you all have noted down the important points. Who will tell all the points of this segment? Who will tell the all points? Important points भी हो गए. Next. Okay. If Himanshu ji, in all your points, how can you decide the importance and the sequence, the ranking of your points? Do you think your points are in perfect sequence? मैं बालक हूँ या जवान हूँ, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ या सेठ हूँ, ये मानना, ये जो मानता है वो आत्मा है. Okay. So do you all agree with the Himanshu ji? The sequence of his points? Are you all of you are agree or not with the sequence of Himanshu ji? Do you want to tell something? Next. Okay. Tell me students, what do you mean, what do you understand by Sanyogi? Here is a word, Sanyogi. What do you mean by Sanyogi?
that means some additional thing is Sanyog. Very good. And now tell me about, do you know about Sharir ke Dharm? What is Sharir ke Dharm? We all know puja, path, something, all are dharm. But what is Sharir ke Dharm? Yes? The childhood and the old age and these all the avasthas of sharir. Yes, yes, We yes. call them Sharir ke Dharm. These all are the qualities, the modifications of body. Very good, students. Now, our first point is, now we will discuss all the points. Now our first point is, मैं बालक हूँ या जवान हूँ, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ. ये बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र हैं. Okay? Now, I will tell you a story of a boy named Nicholas. Okay, Nicholas was the boy of Scotland, and once he got the degree of doctorate. He was the medical student. Listen me carefully. It is very interesting story, and it will connect to this chapter, and you can connect with your life also. Okay, Nicholas was the citizen of Scotland. He get the medical degree. He have to become doctor, but suddenly he get a vikalp type something thinking he don't want to live in Scotland, so that he wanted to live in any country, but not in his country, but not with his parents. Although he was the single child of his parents, he was very rich, and the parents loved him very much, and he also loved them very much. But they can establish a hospital for him, even though. But the vikalp of him, कि I have to leave my country and I have to go in other country, he decided to go to Uganda. Do you listen about the Uganda country? Yes. What is the important point of about Uganda? A person is related to Uganda who was very cruel. Idi Amin. He was the president of Uganda. Okay? So he go to Uganda, but he don't know about Idi Amin anything. Okay? He go to Uganda, and there in that country he become a very good doctor. He got the very good job, and suddenly he meet Idi Amin and become the personal doctor of president. Can you think about this progress, this achievement? He become the personal doctor of president of Uganda. This is the biggest achievement of him. Now, the Idi Amin gave him a new name, which Idi Amin loved. The new name was Peter. Okay? His real name is Nicholas, but the new name is Peter. In the Scotland, he was a student of medical, but in the Uganda, he become doctor, but then he become the personal doctor of Idi Amin. Now, come here. संयोगी पर्याय मात्र हैं. ये जो बाहर में दिखने वाली चीज़ हैं, these all are संयोगी पर्याय. Now you can connect. The Peter name is additional thing. The Peter name is not the real thing, but this is an additional thing. Similarly, we have the name. Everyone, we have the name. Like my name is Ritu, but this is an additional thing of this birth. My name not the Ritu in previous birth, will not Ritu in next birth. So these in this way we can understand संयोगी पर्याय. Okay, that can change according to our life, according to our birth. Okay, and now the second point is बालकपन और जवानी, ये तो शरीर के धर्म हैं. तो यहाँ here the doctorate, becoming doctor and becoming the personal doctor of Idi Amin, here is the progress of Nicholas, here is the progress of Peter. So we are in the childhood, we were child, and now we are young. Now after some time we will be old. So these all are body. These all are the modification of body.
doctor and personal doctor. These not connected to Nicholas. These all are external things. Similarly, becoming child, becoming young and becoming old, these all are external things. Okay? Have you understood my this? Can you connect Nicholas with your life? You all were child when you were 5-6 year old, but now you are young. But after some time, when you will become 50-year-old, then you will older. So these all are the modification of body, not your. Okay? Because we have to identify who am I. I am not child, I am not young, I am not old. Who am I? We will go slowly and slowly to our reality. Okay? Next. So in this way we have covered all the points. Now you all open the books and open your copies and take your pen, note down all the definitions. Focus here, note down all the definitions. Okay? मैं बालक हूँ या जवान हूँ, ये बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय, ये बाहर से दिखने वाली क्या हैं? बाहर से दिखने वाली क्या मात्र हैं? बालकपन और जवानी ये सब किसके धर्म हैं? मैं पर की खोज में किसको भूल रहा हूँ? आत्मा किसे कहते हैं? Have you all noted down the definitions? Very good. Now I am asking some questions, very easy questions. I can check and you all can learn these definitions. Okay? Now I am asking some questions. You try to give answer. Okay? मैं बालक हूँ या जवान हूँ, ये बाहर से दिखने वाली सभी पर्याय संयोगी पर्याय हैं या नहीं? मैं बालक हूँ या जवान हूँ, ये बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र हैं. नाउ टेल मी, मैं बालक हूँ या जवान हूँ, ये बाहर से दिखने वाली क्या हैं? संयोगी पर्याय हैं या नहीं? है. वेरी गुड. मैं बालक हूँ या जवान हूँ, ये बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र है या पानी है? क्या है ये? क्वेश्चन कर दीजिए. क्वेश्चन कर दूँ? क्वेश्चन पूछना नहीं है, आप क्वेश्चन पूरे बना दीजिए. ओके. मैं बालक हूँ या जवान हूँ, ये बाहर से दिखने वाली क्या है? इन बाहर से दिखने वाली पर्यायों को क्या कहते हैं? मैं संयोगी पर्याय if the Nicholas does not go to Uganda, then can he get the new name Peter? No. Why? How can you say that? Why he can not get the new name Peter if he will not go Uganda? How can you relate this with reality? Okay, I am asking again. If the Nicholas does not go to Uganda, and where he got the new name Peter, if he does not go to Uganda, then what will be the name of that boy? Not the Peter, because Peter was the additional thing. Okay. Now, if we will not take birth again and again and again, then what will be our condition? Is there will be any संयोगी पर्याय with us? No. If we don't take birth and birth and birth, we will not get any संयोगी पर्याय. We will become सिद्ध. Okay? Now, I am summarizing the whole content once again. The today's 3 and 4 points we have covered. मैं बालक हूँ या जवान हूँ, ये बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र हैं. ये पहले दिन की आपकी अंतिम अन्विति है, क्या करेंगे? Now I will do समापन and गृह कार्य also. This is my सारांश कथन. बहुत बढ़िया. गुड.
एक देशी भाषा में हो गया, एक विदेशी भाषा में हो गया, और दोनों हमारे टीचर्स ने बच्चों को 15 से 20 मिनट में भाषा भी सिखा दी। इसके लिए क्लैपिंग हो जाए कि बच्चे उस भाषा में भी जवाब दे रहे हैं। बहुत परफेक्ट, बहुत सुंदर। और बच्चे भी, चूँकि ये तो सभी इंग्लिश मीडियम के हैं, इसलिए मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ बहुत अच्छे से बच्चों को लर्न करवा रहे थे। और जो आपने निकोलस युगांडा वाला जो एग्जाम्पल दिया, नाइस, एक्सीलेंट, परफेक्ट उस पर घटित हो रहा है ऐसा, बहुत बढ़िया, नाइस। आइए, आपके लिए परीक्षा संबंधी सूचनाएं मैं बीच बीच में भी देता जाऊंगा। आप अपने साथियों तक भी पहुंचाएं उन परीक्षा संबंधी सूचनाओं को। सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की सूचना मैं आपको दे रहा हूं। कल आपकी 2 बजे से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होंगे। वो एग्ज़ाम आपके जो टीचर हैं, जो आपके कक्षा अध्यापक हैं वो, और एक अन्य अध्यापक जो दूसरे किसी कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं, उन दोनों क्लासों का मिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक स्थान पर होगा। या तो आप जहाँ पर अभी आपकी क्लास लग रही है उस स्थान पर, अथवा जहाँ दूसरी क्लास लग रही है उस स्थान पर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेरी क्लास का बताता हूँ। मेरी क्लास रूम नंबर 13 में लगती है, और जो 2 क्लासें साथ में होंगी, संभवतः रूम नंबर 10 वहाँ जो क्लास लगती है उनके साथ में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो रूम नंबर 10 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा 2 बजे से। सबसे पहले रूम नंबर 13 के बच्चे आएंगे। रूम नंबर 13 के, आपकी सभी कक्षाओं की सूचना आपको ग्रुप वाइज मिल जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मेरी क्लास के जो बच्चे हैं रूम नंबर 13 के, वे रूम नंबर 10 में, रूम नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो सबसे पहले ये वाली क्लास जहाँ लगती थी, हॉल के पास जो कमरा है, वहाँ जो क्लास लगती है, वहाँ पर ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। और रूम नंबर 10 के जो स्टूडेंट हैं वो पहुँचेंगे 3:30 बजे। क्लियर? आपको ये चीज़ क्लियर हुई? रूम नंबर 13 के जो स्टूडेंट है वो पहुँचेंगे 2 बजे। रूम नंबर 10 के जो स्टूडेंट है वो पहुँचेंगे 3:30 बजे। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न, प्रैक्टिकल का सारा पता है? सारी चीज़ बता दी कैसे करना है, और इसका रिहर्सल यहाँ हो रहा है। जैसा मैंने आरंभ किया था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय परीक्षा को उत्सव कहते हैं। तो उत्सव आने पर हमें खुशी होती है या दुख होता है? प्रसन्नता होती है या सिर भारी हो जाता है? जैसे प्रसन्नता, उत्सव आने पर प्रसन्नता होती है। हम क्यों प्रसन्नता होती है? कि हमने 17 दिन तक जो मेहनत की है उसका फल मिलने वाला है। जब फल मिलने वाला है तो हर किसी के चेहरे पर, न चेहरे पर बल्कि मन से भी, तन मन से प्रसन्न होना चाहिए। तो ऐसी प्रसन्नता आपके चित्त में, आपके दिलो दिमाग में और आपके स्फूर्त शरीर में रहे, ऐसी शुभेच्छाएं व्यक्त करते हैं। तो ये हुई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की सूचना। आपको किस तरीके का एग्ज़ाम होगा ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्रत्येक अन्विति के सोपान यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में संभव नहीं है, तो आपको कुछ सोपान पूछ लिए जाएंगे। आपको नेक्स्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट कहा जाए इसका मतलब समझना है कि आपको नेक्स्ट सोपान पर जाना है। ठीक है ना? और जैसे आप व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या करते करते आपको कहा जाए कि नेक्स्ट, तो वहाँ पर आपको व्याख्या के बाद आप क्या करेंगे? भाव भाषण समझाएंगे, उसके बाद जीवनोपयोगी समझाएंगे। ये नेक्स्ट होगा। समझ रहे हैं? दोनों के बीच में क्लियर है आपको? जब सोपान के साथ क्लियर, आपको यदि कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा। व्याख्या कर रहे हैं और नेक्स्ट कहा
तो परीक्षक आपसे क्या चाहता है कि आपको नेक्स्ट सोपान करवाना चाह रहा है या सोपान का जो दूसरा पार्ट है उसको क्लियर करवाना चाह रहा है? क्लियर? चलिए, मैं बीच बीच में आपको सूचनाएं देता रहूँगा। अब यहाँ पर आकर के आपको क्वेश्चन है, पढ़ाना है जी। 5 लेसन में से किसी एक लेसन का व्याख्या, भावभाषण और जीवनोपयोगी। भावभाषण, व्याख्या, भावभाषण और जीवनोपयोगी। एक ही हाथ खड़ा हो रहा है, कल एग्जाम है। विदेह आओ, कौन सा लेसन? जल्दी करें, समय अपने पास बहुत कम है। कोई त्यौहार होते हैं तो पूर्व संध्या पर तो बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा दिख रहा है। कल हमारा परीक्षा रूपी उत्सव है और पूर्व संध्या पर जैसा उत्साह होना चाहिए उस उत्साह में थोड़ी सी कमी दिख रही है। आप अपने सभी मित्रों को बूस्ट कीजिएगा। चलिए, विदे, कौन सा लेसन? अहिंसा एक विवेचन। अहिंसा एक विवेचन। तन्मय जी, बुक कहाँ है आपकी? बालबोध 2 पढ़ा रहा हूँ मैं, वो सॉरी वीतरा विज्ञान 2 पढ़ा रहा हूँ मैं। बताइए कितने पॉइंट्स निकाले तन्मय? ज़्यादा जुबान लड़ा रहे हैं क्या आप? थोड़ा क्लास में है, सभ्य भाषा में बात करिए। और किसी ने मुख्य बिंदु निकाले हैं? ध्रुव जी आपने निकाले, कितने निकाले हैं? आपका ध्यान नहीं है। अक्षत जी आप बताइए कितने निकाले? 1 निकाला है। किसी ने 3 से ज़्यादा निकाले? संयम जी ने 3 निकाले थे। चलिए आप ही बताइए संयम जी, 3 कौन से हैं? माइक में बताइए। एक ये था पहला पॉइंट, आत्मघात को ही प्रायः हिंसा समझ लिया जाता है। दूसरा पॉइंट था, जस्ट ए मिनट, हाँ, दूसरा पॉइंट था कि राग, द्वेष, मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है। और फिर दूसरा था, क्या कहते हैं, राग, द्वेष, मोह आदि विकारी भावों की उत्पन्न नहीं होना वह अहिंसा है। और एक था कि राग, द्वेष, मोह परिणति में होने झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी प्रकारांतर से हिंसा ही हैं। अच्छा, ऊपर ये इतना बड़ा पैराग्राफ था, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं मिला आपको? वहाँ पे जितना मैं समझ में आ रहा है, मैं बस ये बताया जा रहा है कि हमारी भूल क्या होती है, कि हम लोग क्या समझ लेते हैं हिंसा को। इसको कोई पॉइंट्स में बता सकते हैं? यहाँ 1-2 पॉइंट में ऐसा ले सकते हैं कि जो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जीव को मारना, सताना, रक्षा करना आदि, मारना सताना हिंसा कहलाती है और उनकी दूसरों की रक्षा करना वह अहिंसा कहलाती है। बट हमें ये समझना है कि अपनी हिंसा, हमारी भी कुछ हिंसा होती है, इसके बारे में समझाया जाएगा। व्याख्या पे आ जाओ। व्याख्या, स्पष्टीकरण, व्याख्या। तो यहाँ पर अभी जैसा कि मुख्य बिंदु में जैसे यहाँ पर बात आई कि सबसे पहले तो अहिंसा परमो धर्म, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा ही नीचे पढ़ा था कि हिंसा और अहिंसा का संबंध प्राय दूसरों से ही जोड़ा जाता है। अब किसी को मारना, तो यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हुई कि जो मार रहा है और जो जिसको मार रहा है। तो यहाँ पर हिंसा को भी 2 जनों से जोड़ा जाता है और अहिंसा को भी। लोक में किसी को बचाना, किसी की रक्षा करना, इसको अहिंसा माना जाता है। तो जो बचाने वाला है वह भी एक व्यक्ति और जिसको बचाएगा वह दूसरा व्यक्ति। तो ऐसे हिंसा और अहिंसा को प्राय दूसरों से ही जोड़ा जाता है। और दूसरों की हिंसा मत करो, बस यही हिंसा है। यानी यहाँ पर जो किसी को मत मारो, किसी की हिंसा मत करो, इसी को ही अहिंसा समझ लिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर स्वयं की हिंसा कैसे हो, तो इस पे बहुत कम लोगों का कैसे ध्यान जाता है कि जैसे आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड, आपने इंग्लिश में नाम सुना है, तो या तो जहर आदि खाने से। यहाँ पर विष भक्षण आदि की बात आई है, तो विष भक्षण भी एक है और उसमें जो आदि लगा है उसमें अन्य कई प्रकार हैं। तो उस तरीके से जो आत्महत्या होती है वह भी स्वयं की ही हिंसा है। लेकिन
इसके भी अंदर बहुत गहरी बात है, इसको अभी हम आगे समझेंगे। इसके भी अंदर एक गहरी बात है। ये तो अभी हम ऊपर से चर्चा कर रहे हैं कि लोक में लगभग ज़्यादातर लोग तो दो जनों से संबंध जोड़ते हैं, अहिंसा का, हिंसा का, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वयं से, जैसे आत्महत्या, इससे भी जोड़ते हैं, जिसको आत्महिंसा भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो अपनी आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना, जो हमने भाव हिंसा पढ़ी है कि अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होना ही भाव हिंसा है। तो हम जो भाव हिंसा कर रहे हैं, यानी जो हम राग द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं, उसको कोई हिंसा नहीं मानता। हम लोगों ने तो समझा है कि भाव हिंसा क्या होती है, मोह राग द्वेष का उत्पन्न, पर ऐसा लोग नहीं मानते हैं। और उसके बाद क्या यहाँ पर बात आई कि इसी वजह से अब ये पाठ जो हमने देखा था ना, अभी हम जब परिचय पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आचार्य अमृतचंद्र देव का परिचय पढ़ा। उसमें ये जो ग्रंथ, जो पाठ है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर लिखा है। तो उसके बीच में जब अमृतचंद्र आचार्य ने ये चीज़ देखी कि लोक में हिंसा अहिंसा के संबंध में लोगों का क्या मत है, तो उन्होंने एक चीज़ लिखी। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो साथ में आप भी मेरे पीछे उसका वाचन करना। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत् हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जनागमस्य संक्षेप। अब देखो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ नीचे बताए कि राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है। कि यदि आपको किसी को मारने के भाव आ रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक उसको मारा नहीं है, आपको किसी को मारने के भाव आ रहे हैं लेकिन आपने उसको मारा नहीं है, तो भी आपकी हिंसा है। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ और समझना कि यदि आपको किसी से राग हो रहा है या किसी को बचाने के आपके भाव हो रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे नीचे चींटी जा रही है, अब आप उसको बचाने के भाव से साइड से निकल जाएं, ये अपने अंदर ये भाव है ना कि हमें उस चींटी की रक्षा करनी है। तो ऐसे जो मन में भी जो भाव हैं, तो ऐसे किसी को बचाने के भाव भी उत्पन्न होना क्या है, हिंसा है। इसलिए यहाँ पर राग द्वेष दोनों को यहाँ पर ग्रहण करना है कि इन दोनों राग द्वेष आदि जो विकारी भाव हैं उनकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और उन भावों की उत्पत्ति नहीं होना। अब राग द्वेष नहीं होंगे तो राग द्वेष किन के नहीं होते हैं, कौन बताएगा? राग द्वेष किन के नहीं होते हैं? हाँ तन्मय जी बताइए। वीतरागी के। तो जो वीतरागी हैं उन राग द्वेष नहीं होना ही वीतरागपना है, और वही वीतरागी क्या है, यही वीतरागता जो धर्म है वही असलियत में अहिंसा है। यानी अब हमने यहाँ दो चीज़ समझी कि जो हम समझते हैं किसी को मारना सताना वह तो हिंसा है, लेकिन हम किसी को बचाने की भी भाव अपने मन में लाते हैं तो वह भी हिंसा है, अहिंसा नहीं है। और जो वीतराग भाव है यानी राग द्वेष से जो रहित भाव है वह अहिंसा है। अब तो क्या हम बचाने का भाव हमारे मन में नहीं लाएं? भूमिका अनुसार बचाने के भाव आते हैं, लेकिन उनको भी यही मानना चाहिए कि वह अहिंसा नहीं है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, आगे के पाठ में, इसी ही पाठ में आगे हम पढ़ेंगे ये चीज़ कि क्या अहिंसा है, क्या अहिंसा है। नेक्स्ट। अब नीचे ये बात आई, अब अकेले हिंसा को ही हिंसा नहीं मानना। हमने पहले 5 पापों का भी स्वरूप समझा था ना हमने, बालबोध 2 में 5 पापों का स्वरूप। तो उसमें झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इनका अलग अलग स्वरूप समझा था। लेकिन ये सब भी, क्योंकि ये झूठ हम बोलते हैं तो या तो किसी के द्वेष पूर्वक या राग पूर्वक। कैसे? जैसे मान लीजिए आपसे आपकी मम्मी ने पूछा कि आप कोई स्कूल से किसी का पेन चुरा कर ले, और उन्होंने पूछा कि ये पेन किसका है, तो आपने कह दिया कि मम्मी ये मैंने ही खरीदा था। आपने उनसे झूठ बोला क्योंकि आपको लगा कि मम्मी आपको मारेगी और उस जो पेन है उसको वापस करने को कहेगी। तो आपको जो पेन से राग हुआ तो आपने रागवश झूठ बोला, और हमने क्या पढ़ा अभी कि राग की उत्पत्ति होना भी हिंसा है। तो इस तरीके से झूठ भी बोला। ऐसी चोरी भी आपने जब वो पेन की करी तो पेन के प्रति राग था, तभी आपको चोरी करने का भाव आया। ऐसे ही यहाँ पर 5 पापों में ये घटित करना कि जो 5 पाप हैं ये हम कर रहे हैं,
तो वह भी हिंसा ही है, क्योंकि वह राग या द्वेष के निमित्त से, राग द्वेष भावों की वजह से ही हो रहे हैं। इसके लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक श्लोक लिखा है। नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रश्न लिखा रहा हूँ, आप सभी अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए और उसमें मैं क्वेश्चंस लिखिए। प्रायः हिंसा और अहिंसा को किससे जोड़ा जाता है? उत्तर है, हिंसा और अहिंसा का संबंध प्रायः दूसरों से ही जोड़ा जाता है। क्या अपनी भी हिंसा होती है? तो उत्तर लिखिए, हाँ, अपनी भी हिंसा होती है। अब लिखिए, असलियत में हिंसा किसको कहेंगे? उत्तर लिखिए, अंतर में राग द्वेष की उत्पत्ति ही होना असलियत में हिंसा है। अब लिखिए कि हिंसा और अहिंसा का स्वरूप आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या कहा है? उत्तर लिखिए, राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है और उन भावों का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। अब प्रश्न लिखिए, क्या झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह यह भी हिंसा है और कैसे? नेक्स्ट। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आपको उत्तर देना है। बताइए, राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है। राग द्वेष मोह आदि विकार भावों की उत्पत्ति हिंसा है या नहीं? कीर्तन है। राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति हिंसा है या अहिंसा? अक्षत। हिंसा। राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति क्या है? दिव्यम। हिंसा है। अच्छा, हिंसा किसे कहते हैं? हिमांशु जी बता रहे हैं। राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। बहुत बढ़िया। अब बताइए, राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। राग द्वेष भावों की उत्पत्ति। अब आपसे एक दो प्रश्न और करता हूँ, उसका आपको उत्तर देना है। मान लीजिए आपके पास दो जोड़ी कपड़े हैं जो आपके लिए हैं तो पर्याप्त, लेकिन आप अपने मम्मी से कहते हो कि नहीं, मुझे तो 2-4 जोड़ी और चाहिए। आपकी मम्मी कहती है कि अभी ये ख़राब नहीं हुए हैं, अच्छे हैं, ये रोज़ पहन सकते हैं, लेकिन आप अपनी मम्मी से कहते हो नहीं, मुझे तो 2-4 जोड़ी और चाहिए हैं। तो बताइए ये क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं? तन्मय जी बताइए, माइक दीजिए तन्मय जी को। बताइए तन्मय जी। क्योंकि उसको कपड़े के प्रति राग था, इसलिए उसने कपड़ों को चाहा मम्मी के द्वारा, और बस। तो ये कौन सा पाप है? ये हिंसा पाप है। हिंसा है। और इसको परिग्रह पाप है। हाँ, तो उसको क्या है, परिग्रह के भाव आ रहे हैं कि उसको उसके पास पर्याप्त होने के बाद भी वह और जोड़ने की इच्छा कर रहा है, तो उसको क्या है, अंदर में परिग्रह के भाव है, और जो परिग्रह है वो भी राग के वश ही हो रहा है, तो इसलिए वह भी क्या हुआ, हिंसा हुआ। अब बताइए, अब आप बताइए, यदि आपके सामने एक परिस्थिति रखता हूँ कि आप एक जंगल में आप जा रहे थे, जंगल में समझ लीजिए कहीं भी आप कहीं जा रहे थे, और आपके सामने से ही एक बकरी भागकर लेफ़्ट साइड में चली गई। आपके सामने से एक बकरी भागकर लेफ़्ट साइड में चली गई। उसके पीछे एक कसाई आ रहा था उसको मारने के लिए, लेकिन उसने पूछा कि भाई वो एक बकरी जा रही थी, वो मेरी थी, वो कहाँ पर चली गई, किस साइड गई है, वो राइट गई है या लेफ़्ट गई है? तो आपका क्या जवाब होगा? और जो जवाब होगा उसमें आप क्या गलत करेंगे या सही, वह बताना है। कीर्तन बता रहा है। मैं वहाँ आऊँगा तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। क्यों? भाई वो कसाई है, वो बकरी को मार सकता है तो आपको भी मार सकता है। नहीं मार सकता मेरे को। वो जंगल, जैसे भी जंगल में हो, पता भी नहीं चलेगा। भाग जाऊँगा मैं तो। हैं? भाग जाऊँगा। भाग जाओगे? कुछ नहीं करोगे? हाँ, वो पूछना। मुझे एक रीज़न तो बताओ क्यों? मैं अगर झूठ बोलूँगा तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। क्या झूठ बोलोगे?
कि लेफ्ट राइट गई है लेफ्ट बोल दूँ वहाँ तो उसकी तो आपने जान बचाई ना। तो उसके उसके प्रति राग हो रहा है इसलिए मैंने झूठ बोला है। तो इसका मतलब उसको बता दो कि वो उधर ही गई है। तो तो उधर भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना भाग जाऊँगा मैं तो। ठीक है, चलिए तो आज हमने यहाँ पर कुछ बातें सीखी, वह मैं आपको बताता हूँ। हमने सीखा हिंसा और अहिंसा का संबंध प्राय दूसरों से जोड़ा जाता है, और यहाँ पर हमने सीखा कि अंतर में राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है और अंतर में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। अब एक चीज़ और समझी थी कि राग द्वेष मोह रूप परिणतिमय होने से झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह भी हिंसा ही है, और आत्मा के शुद्ध परिणामों के घात होने से झूठ, चोरी आदि हिंसा ही है। बस इनको हम भेद करके शिष्यों को समझाने के लिए कहते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप सभी को ध्यान देना है और इसमें जो मुख्य बिंदु आए हैं वह आपको नोट करने हैं, और मैं किसी से भी इसका वाचन करवा सकता हूँ। आज के दिन की अंतिम अनविति है, क्या करोगे अब? चलिए बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, अपनी किताबें बंद कर लीजिए, आपको उनका उत्तर देना है। उस प्रश्न को कौन से सोपान से पूछोगे? तीसरे सोपान से, वस्तुनिष्ठ। क्या होता है वो ऐसे होगा कि राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों को क्या कहते हैं। गुड, नेक्स्ट। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर हिंसा का ये स्वरूप देखा, हिंसा का, कि लोक में उसको हिंसा और अहिंसा कैसे मानते हैं, और जैन धर्म में मूलतः हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। नेक्स्ट। अब आपको जो आज मैंने पढ़ाया है ये आपको घर से पढ़कर लाना है, और एक होमवर्क है, एक विशेष होमवर्क ये है कि जो अहिंसा परमो धर्म है, इससे आप सब क्या समझते हैं, एक पेज पर बस अपने विचार लिख के लाने हैं। कोई 2 सेंटेंस लिखे, पूरा पेज लिखे, वो आपकी मर्जी, पर कुछ ना कुछ लिख कर लाना है कि अहिंसा को परम धर्म क्यों कहते हैं, अपने अपने विचार। और कल हम जो आगे और हिंसा का अहिंसा का जो पढ़ेंगे पेज नंबर 32 से, वहाँ से आपको पूरा इसका पढ़कर आना है। कल आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जय जी। बहुत बढ़िया, रेटिंग्स दीजिए, आप रेटिंग्स दीजिए। बाकी मतलब पढ़ाने का तरीका तो ठीक था, लेकिन जो स्पीड थी बोलने की वो बहुत तेज़ थी। तो जब विचार विश्लेषण के टाइम पे जब वो पढ़ा रहे थे तो इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, लोग बच्चों को रोचक नहीं लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि वो जो रटाया है उसी को बस वो पढ़ा रहे हैं और वैसा कर। इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा था बच्चों में, बोझिल जिसको कहा जाता है, बोझिल लग रहा था। यही कहना चाह रहे हैं आप? मेरा ही नहीं हो रहा था इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी है, सारे सोपान अच्छे से किए, और भावभाषण जीवनोपयोगी भी जहाँ तक है टच करने का प्रयास किया। आप सबके लिए शुभेच्छाएं हैं। बैठो। चूँकि अभ्यास कक्षा या सैद्धांतिक कक्षा के रूप में आपकी ये अंतिम क्लास होगी, शिक्षण पद्धति की क्लास के रूप में, तो 2-5 मिनट में अपने पास ज़्यादा समय भी नहीं है। मैं आपके अनुभव जानना चाहता हूँ कि आपको इस 18 दिवसीय शिविर से क्या फ़ायदा हुआ। 1 या 2 सेंटेंस में फटाफट बोलेंगे, बोलिए। ये जो इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी साथ में हुआ कि मतलब कैसे हमें बच्चों को टैकल करना है, कैसे हमें और लोगों को बातें समझानी है, सिखानी है, ये सब सीखने को मिला। गुड, नेक्स्ट। इससे हमें ये पता चला कि थ्योरी को ही अपने को सर्वमान्य नहीं रखना है, जैसे प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे विदेशी पद्धति होती है उसको लागू किया गया है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इधर फीमेल में से दो ना, माइक दो भैया, माइक दो। प्रैक्टिकल चालू है। एम ज बोली जा जल्दी। પર્સનલી મારો અનુભવ હું શેર કરું તો મને અહીંયા આવીને મેં જે બાલબોધ ભાગ 1, 2, 3 જે ભણ્યા હતા
એના જે મારા મેઇન જૈન સિદ્ધાંતો છે એ સિદ્ધાંતો એકદમ ક્લિયર થઈ ગયા કે જેથી હું આગળ વધી શકું ને સ્વાધ્યાયમાં તો બી મને બધી વસ્તુનું ક્લેરિટી આવે અને હું વધારેમાં વધારે અભ્યાસ કરું એ માટે જે સવારનું આપણા મોટા પંડિતજી છે એ જે લે છે એ અને જે નાનો ક્લાસ છે સાંજનો જે ક્લાસ છે પ્રવેશિકાનો સંયમજી લે શિક્ષણ છે પદ્ધતિ કી ક્લાસ. હા એ શિક્ષણ પદ્ધતિવાળો એમાં પણ એ શીખવાડે છે એમને જે શીખવ્યું કે બહુ જ એટલે આપણા જીવનમાં પર્સનાલિટી ડેવલપ થઈ શકે. बहुत बढ़िया. दादी जी को दो. दादी जी बोल रहे हैं. प्रशिक्षण शिविर से हमें बहुत बहुत फ़ायदा मिलो. खूब प्रवचन सुने, खूब पढ़ाई करी, खूब आत्मा को चिंतन करो, बढ़िया पढ़ाई करी और ज्ञान मिलो, हमें प्रवचन मिले, बहुत अच्छे लगा हमें. और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति की लाइन पर जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होएगी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मोक्ष की प्राप्ति होएगी. सभी युवा मित्र मेरे जो बैठे हुए हैं, ये एक ऐसा मंच है जिस मंच पर हम सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अपने आप में, आपने बताया ना भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. तो पढ़ाने के लिए हमें पढ़ना होता है. पढ़ना हमने 2-4 पेज पढ़ लिए तो हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है. लेकिन जब पढ़ाने के लिए पढ़ना होता है तो हम में काफ़ी कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है. अभी मैंने अपनी क्लास में जो मेरी अभ्यास कक्षा होती है वहाँ पर चर्चा करी थी कि आप 2 साल का जो कोर्स होता है वो आपको 18 डेज में आपको सिखाया जा रहा है. शुरू में तो मुझे नाटक लगता था, क्या ये आए यहाँ पर बच्चे खड़े हो जाओ फिर वापस बिठा दिया. लेकिन ये नाटक नहीं है, ये हमारे जीवन को संवारने वाला है. आपने देखा होगा 24 तारीख तक आपका स्तर और आज 11 तारीख तक आपका जो स्तर होगा, मैं समझता हूँ ज़मीन और आसमान का अंतर रहेगा. आप एक परफेक्ट 11 तारीख को आपको डिग्री अवार्ड हो जाएगी, लेकिन आप में जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तत्व का बेसिक क्लियरिटी जो आपके यहाँ पर होगी, वो क्लियरिटी इस शिक्षण प्रशिक्षण शिविर की उपयोगिता है. एक और बात करना चाहूँगा कि इस पूरे शिविर का जो खर्च है, उस खर्च को यदि डिवाइड किया जाए तो लगभग 200 से 250 स्टूडेंट हमारे यहाँ इसमें अध्यापक बन रहे हैं. तो लगभग एक स्टूडेंट पर लगभग आधा लाख खर्च आता है. एक स्टूडेंट पर लगभग 50,000 खर्च आता है. समाज के कारण हम एक अच्छे हमारे में डेवलप हो रही है, तो क्या हमारा नैतिक दायित्व, क्या हमारा उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि हमने जो 4 अक्षर हासिल किए हैं तो वो हम अपने और साथियों को और अपने परिवार में, समाज में, मोहल्ले में हम ये मल्टीप्लाई करें. क्या आप तैयार हैं? क्या हाथ खड़े करते हैं या नीचे नीचे दबे दबे हाथ खड़े करें? हो सकता है अभी आप सभी जो यूथ दिख रहे हैं, अभी आपका स्टडी का बोझ हो, आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको जब समय मिले, ग्रीष्मावकाश में समय मिलता है, आपको विंटर ब्रेक में समय मिलता है, तो आप उस समय में अपने परिवार के 2 बच्चे मिले, आपके मोहल्ले में बच्चे हैं, उन बच्चों को इकट्ठा करें, तो ये आपके पास आबाद रहेगा. और यदि आपने इसका उपयोग नहीं किया तो वो विस्मृति के खाते में चला जाएगा. तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ कि आप इसको, ये जो 50,000 यदि एक टीचर पे खर्च आता है तो वो 50,000 50 बच्चों तक आप अवश्य रूप से पहुँचाएंगे. और जो समाज की, जो ट्रस्ट की और ललितपुर समाज की जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करने में आप सहभागी बनेंगे. तैयार हैं? समस्त छात्र अध्यापकों के लिए मैं शुभेच्छाएं व्यक्त करता हूं कि आप अच्छे से अपने जीवन में तत्व को जानें, पहचानें और जान पहचान करके उसमें रम करके मुक्ति वधु का वर्ण करें. इसके साथ ही आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की मैंने सूचना दी आपको. रिटर्न एग्ज़ाम के, अक्षत नीचे बैठ जाओ. रिटर्न एग्ज़ाम
आपका कौन सी तारीख को होना है? 10 तारीख को सुबह 7 बजे। कितनी बजे? सुबह 7 बजे। स्थान ऑफिस के बाहर चस्पा कर दिया जाएगा। अभी 2-3 स्थानों के बारे में चर्चा चल रही है। स्थान जैसे डिसाइड होगा वहाँ चस्पा कर दिया जाएगा। उस एग्ज़ाम की कुछ क्लियरिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने मेरी क्लास में शेयर किया था, हमने बहुत पढ़ा है लेकिन एग्ज़ाम देने की हमारे पास लायकात नहीं है, तो हम बहुत कुछ जान करके भी अच्छे अंक हासिल नहीं कर सकते हैं। अच्छे अंक हासिल करने के लिए परीक्षा की पद्धति को समझना बहुत आवश्यक है। एक उदाहरण दिया करता हूँ मैं हमेशा। आपने बहुत अच्छी रसोई तैयार करी हो, रोटी बनाई हो, सब्जी बनाई हो, मिठाई बनाई हो, 2-4 पकवान बनाए हो और उसको एक थाली में सब एक साथ परोस दोगे। दाल भी वहीं, सब्जी भी वहीं, चावल भी वहीं, रोटी भी वहीं और मिठाइयाँ बनाई हैं वो भी वहीं। आप में से कोई उसको खाना पसंद करेगा क्या? नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि एक साथ वो ऐसा लगेगा जैसे कि ये उल्टी की गई हो, वॉमिट हो। तो ऐसे ही आपके साथ सारा का सारा पड़ा हुआ है। ये शिक्षण पद्धति का पड़ा हुआ है, आपके पास सैद्धांतिक का पड़ा हुआ है, लेकिन इसको परोसने की विधि यदि आपके पास नहीं है। एक कुशल गृहिणी के पास परोसने की विधि होती है, भोजन परोसने की, कि वो सलीके से पापड़ की जगह पापड़ रखती है, दाल की जगह दाल, मिठाई की जगह मिठाई, तो भोजन खाने वाले को बहुत सुंदर लगता है। ठीक ऐसा ही आप परीक्षा की पद्धति में भी परीक्षा को उचित तरीके से देंगे तो आप अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। आपकी 2 परीक्षाएं होंगी, एक शिक्षण पद्धति की और एक सिद्धांत की। सिद्धांत की परीक्षा में पहले 45 मिनट की जो परीक्षा होगी उसमें 15 मिनट का एक पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपसे वापस ले लिया जाएगा और फिर जो बड़े उत्तर लिखने का होगा वो आपको देना होगा। उस ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है उस पे ही आपका रोल नंबर, जो भी आवश्यक खाना पूर्ति है, रोल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर जो भी है वो वहाँ भरना है। और दूसरा जो पेपर दिया जाएगा वो आपको कॉपी में लिखना है। ये तो एक एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक है और फिर लगभग ये एग्ज़ाम आपका 11:45 बजे तक चलेगा। फिर आपका इसका एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में आपको उसी एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के भी प्रश्न होंगे और निबंधात्मक प्रश्न होंगे। वो आपको बहुत शांति से, शांत चित्त से, बहुत अच्छे से लिखना है। पाठ योजना बनाने में हड़बड़ाहट नहीं करना है। जहाँ आप पूर्ववत लिख करके आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ जाइए, और जहाँ लिखना है, वहाँ पर जहाँ भाव भाषण है, जीवनोपयोगी है, वहाँ पर आप हिंट कर सकते हैं। बहुत बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हिंट कर देंगे कि हम नींबू वाले उदाहरण से समझा देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? कि हम जैसे निकोलस, वो बहन तो चली गई, निकोलस या पीटरलैंड वाले उदाहरण से हम इस चीज़ को मैं कौन हूँ इसको समझाएंगे, तो आपको शॉर्ट लिखने का एक तरीका मिल जाएगा। इस तरीके से आप लिखने की पद्धति में बहुत अच्छे से प्रयास करके लिखें और ये एग्ज़ाम शांतिपूर्वक दें। स्थान की सूचना आपको दे दी जाएगी और रोल नंबर वाइज कैसे बैठना है वो सूचना आपको दे दी जाएगी। हाँ, पूछिए। मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम अकेले उदाहरण लिख के छोड़ दें कि जैसे आपने बताया, अब टीचर, हमारे मन में ये दुविधा रहती है, टीचर उसको क्या समझेगा, कैसे समझेगा? वो समझ लेगा। टीचर इतना निष्णात है कि जो परीक्षक है वो परीक्षक बच्चा क्या लिखना चाहता है उससे वो समझ लेगा। मैं समझता हूँ परीक्षा संबंधी आपकी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया होगा। मैं आप सबके लिए शुभेच्छाएं व्यक्त करता हूँ कल के लिए और परसों के लिए और आपके जीवन भर के लिए, कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ें और निष्णात वितराग विज्ञान के शिक्षक बने। एक कुशल और नैतिक सदाचार से युक्त आप शिक्षक हों, ऐसी शुभेच्छाएं व्यक्त करते हुए एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र।